सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा था और कूलम्स लॉ डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अब जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो बेसिकली हम टाइप वाइज न्यूमेरिकल करने वाले हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के जितनी भी वेरिएशन अलग अलग एग्जाम्स में आती हैं मैं सारी वो कवर करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो अगर हम कूलम फोर्सेस की बात करें तो इसमें ब्रॉडली देखा जाए तो ना तीन तरह के न्यूमेरिकल्स फ्रेम किए जाते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स में देखिए क्या होगा, दो से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट होंगे और फोर्सेस एक से अधिक होगा, है ना। तो वहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस का वेक्टर सम वगैरह ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन में पूछे जाते हैं। इन द टाइप 2 विच इज़ बेसिकली द स्ट्रिंग्स प्रॉब्लम, स्ट्रिंग और टेंशन को लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे विच आर बेसिकली ईजीएस्ट वन, सबसे इजी होंगे ये और इनमें कोई ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं आएगी। ऑल्दो जितनी भी वेरिएशन आज तक आई है मैं सारी कवर करने की कोशिश करूँगा इसमें। एंड द थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज एसएचएम एंड फोर्स। सो दीज आर अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जिनको हम बहुत ही इजी करके पढ़ने वाले हैं। हम लोग समझेंगे अच्छे से कि कैसे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा इजी हैं तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स। एंड ये न्यूमेरिकल्स अगर आपको समझ में आएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में लगभग ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज क्वेश्चंस हम कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए। 1-2 फंडामेंटल क्वेश्चन ऑन द फॉर्मूला एप्लीकेशन जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, जिसमें जस्ट फॉर्मूला यूज करना है, वो करेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। ओके, so let us start with the first formula application question. So calculate the electrostatic force between two charges of -2 microcoulomb and 10 microcoulomb and these are separated by a distance of 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब तक आपसे बोला ना जाए आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सेपरेशन है वो आपको एयर में ही लेनी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ नहीं बोला है तो ये सेपरेशन एयर में ही है। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, नाउ इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। सिली मिस्टेक्स क्या कि यूनिट चेंज नहीं करते, कई बार हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं या चार्ज के साइन वगैरह ले लेते हैं, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो बेसिकली एब्रीवेशन ऑफ यूनिट्स यूज होंगे वो है म्यू। म्यू इज माइक्रो जो कि होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, नैनो यूज हो सकता है, नैनो इज स्मॉल n विच इज बेसिकली 10⁻⁹। ठीक है ना, उसके अलावा सेंटी, ये सब आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10⁻⁻² एंड मिली विच इज 10⁻⁻3। तो आपको कहीं पर भी ये वर्ड दिखाई दे तो आपको उन वर्ड्स को इन नंबर्स से एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज 1? इट इज -2 माइक्रोकूलम, बट हमें कभी भी साइन नहीं लेना, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज 2 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, तो यहाँ पे चार्ज नंबर 1 क्या आएगा? 2 × 10⁻⁻6 एंड चार्ज नंबर 2 इज 10 माइक्रोकूलम, सो 10 × 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस विच इज 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास? F इज इक्वल्स टू 9 × 2 × 10 × 6 एंड 6 12, 12 + 9 इज 3, तो ये आ गए -3 एंड हेयर 9 × 10⁻⁻4, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया एंड अगेन दिस -3 इट विल बी -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, सो इट विल बी 200 न्यूटन। सो कितना फोर्स आएगा हमारे पास? हमारे पास फोर्स आएगा 200 न्यूटन। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं। सपोज करो कि जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो सपोज करो एयर में नहीं है। ठीक है, वो चार्जेस हैं इन अ मीडियम ऑफ K इज इक्वल्स टू 10।
सपोज कर लेते हैं जो चार्जेस हैं वो किसी मीडियम के अंदर हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 10 है, देन फोर्स क्या होगा। देखो ये जो फोर्स हमने निकाला ये किस में है, एयर में है, ठीक है। मीडियम में फोर्स क्या होता है, मीडियम में फोर्स होता है F इन एयर बाय K, तो कितना आ जाएगा 200/10 विच इज बेसिकली 20 न्यूटन। ओके, सो इस तरह की वेरिएशंस क्वेश्चन में आपको दी जा सकती हैं, बहुत ही इजी हैं। सपोज करो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो मीडियम है वो मेटल होता, देन क्या होता, देखो ठीक है, अगर मीडियम मेटल होता देन फोर्स क्या होता। एक्चुअली मेटल का देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेटल के अंदर चार्जेस नहीं जा सकते, चार्जेस हमेशा उसके कहाँ पर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, है ना। तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। और जैसे ही मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते, फोर्स क्या आ जाता, जीरो आ जाता, बिकॉज जब चार्जेस अंदर जाते ही नहीं है तो फोर्स कैसे लगाएंगे, है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फोर्स मेटल को क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। अगर मैं यहाँ पे बीच में एक मेटल की दीवार रख दूं, ठीक है, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है ना। दोनों के बीच में क्या है, फोर्स जीरो होगा, इसको ये मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस वाज योर फंडामेंटल फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है क्वेश्चन की, तो अगर आप चाहें तो अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। देयर आर टू स्फीयर्स B एंड C विच हैव इक्वल रेडियस एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस। भाई दो स्फीयर है हमारे पास जिनका चार्ज और रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, F है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स F। ओके, when kept apart at some distance, दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस आप अज्यूम कर सकते हैं। a third spherical conductor A having same radius as that of B but uncharged। एक तीसरा स्फीयर है A जिसका बिल्कुल सेम साइज है लेकिन उसके ऊपर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। is brought in contact with B, उसको हमने पहले B से टच किया एंड देन इन कॉन्टैक्ट विद C, और फिर हमने C से टच किया एंड देन फाइनली रिमूव्ड अवे, और फिर हमने A को वहां से हटा दिया। अब आपको बताना है B और C के बीच में नया फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो आई होप अब क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर बहुत ही ईजी है। लेट अस सी के ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं। हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था इस टाइप का, लेट अस अगेन सी के ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे। सपोज करिए, देखिए मेरे पास यहाँ पे ये B है और ये C है, ठीक है। मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है, R है, ठीक है, और फोर्स क्या है, F है, ठीक है। तो ये फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू 1/4πε0। मैं 1/4πε0 को स्मॉल k लिख रहा हूँ यहाँ पे, Q1 Q2, बिकॉज दोनों ही स्फीयर का चार्ज सेम है, इसका चार्ज भी Q है एंड इसका चार्ज भी Q है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q² 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², दैट इज योर फोर्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, A को B से टच किया, तो जो सेकंड केस में हम लोगों ने, ये हमारा B है और ये C है, ठीक है। जब हम A और B को टच करेंगे तो देखो क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q, इसके ऊपर चार्ज क्या है 0, दोनों का चार्ज ऐड होके बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को यही समझाया था, अगर स्फीयर सेम साइज के हैं, ठीक है ना, कंडीशन याद रखना, अगर स्फीयर सेम साइज के हैं तभी ये चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो Q + 0 कितना आ जाएगा, अगेन Q आ जाएगा, दोनों में इसको आधा आधा बांट देंगे तो कितना चार्ज मिलेगा दोनों को, Q/2 एंड Q/2, ठीक है। तो इसका मतलब A का चार्ज तो हो जाएगा 0 से Q/2 इंक्रीज हो जाएगा और इसका वही उतना ही चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ये भी हो गया Q/2, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम A को किससे टच करेंगे, C से टच करेंगे, तो C के ऊपर ऑलरेडी Q चार्ज है, ठीक है। A इधर से कितना चार्ज लेकर आया है, Q/2। अब दोनों चार्ज फिर से ऐड होंगे और ऐड होके क्या होंगे, बराबर बराबर बट जाएंगे, ठीक है। तो Q + Q/2 कितना आ जाएगा, दैट इज 3Q/2, ठीक है। और फिर इसको दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो क्या होगा, दिस विल बी 3Q/2 अपॉन 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे और ये भी क्या हो जाएगा
3q/4, यानी a का फाइनल चार्ज क्या हो गया, पहले q/2 और q/2 से 3q/4, ठीक है। और इधर b का फाइनल चार्ज क्या हो गया, q/2 और c का फाइनल चार्ज क्या हो गया, 3q/4, ठीक है। बट हमें a से तो कोई मतलब है नहीं, हमें क्या है b और c का फोर्स निकालना है, ठीक है। तो b और c का फोर्स देखते हैं। देखो न्यू फोर्स क्या आएगा, F डैश बोल देते हैं इसको, इट विल बी 1/4πε0 q1। अब हमारा q1 क्या है, q/2 एंड q2, व्हाट इज अवर q2, 3/4q, सो इट विल बी 3/4q अपॉन r², सो अपॉन r²। ओके, नाउ इफ यू सी k q² एंड r², इसको रखते हैं एक तरफ, k, सॉरी मैंने बड़ा k बना दिया, k q² अपॉन r² और न्यूमेरिक्स को रखते हैं एक तरफ। तो न्यूमेरिक्स हमारे पास क्या है, 3 एंड 4 2 8, तो 3/8। अब ध्यान से देखो k q² r², ये क्या है, वही पुराना फोर्स F, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 3/8F। इसका मतलब अब फोर्स क्या हो जाएगा, 3/8 टाइम्स F, यानी कि आपके ओल्ड फोर्स के बराबर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। So next thing is our type 1 numerical which are basically based on the superposition principle। तो देखो ये superposition principle है क्या, सपोज करो हमारे पास ना बहुत सारे चार्ज हैं। सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज है q1, इधर एक चार्ज है q2, इधर एक चार्ज है q3, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चार्ज मान लेते हैं हमारे पास है q, ठीक है। अब हो ये रहा है कि ये सारे चार्जेस हैं पॉजिटिव, मान लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, ये भी मान लेते हैं पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये सारे चार्ज इसको रिपेल करेंगे, ठीक है। अब ये सारे चार्ज इसको रिपेल करेंगे तो मुझे ना इस चार्ज के ऊपर, इस Q चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, कितना लगेगा, ठीक है। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास फोर्स निकालने का फॉर्मूला है कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ लगता है सिर्फ 2 चार्जेस पे, है ना। यहाँ पे आ गए 4-5 चार्ज, है ना। तो कैसे करेंगे, हम 2-2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये देखूंगा कि ये Q1 है ना, वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये Q1 इसके ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, इसको बोल देते हैं F1, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं R1, ठीक है। अब फोर्स तो देखो बड़े इजीली तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, F इज इक्वल टू 1/4πε0, Q1 भी पता है, Q2 भी पता है और R1 भी पता है, ठीक है। कैलकुलेट हो जाएगा, आई एम अज्यूमिंग कि वो फोर्स F1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो चार्ज नंबर 2 है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स लगेगा शायद कुछ इस तरह से, इसको F2 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस R2 है, ठीक है। ये वाला भी चार्ज फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लग जाएगा F3, डिस्टेंस R3, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 3 अलग अलग फोर्सेस आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो भाई फोर्स इज अ वेक्टर, फोर्स क्या है, वेक्टर है, ठीक है। और हमें पता है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और इन तीनों को जोड़ना है। तो वापस 11th क्लास में, ठीक है, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, हम इन्हें कोई भी फॉर्मूला लगाकर जोड़ सकते हैं, ठीक है। कंडीशन इज दैट कि आपको या तो यहाँ पर या एंगल पता होने चाहिए, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी फर्दर हिंट दिया होगा इस तरह से कि या तो आप वहाँ पे एंगल निकाल लेंगे, या फिर ये डायरेक्टली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। मतलब मीनवाइल मतलब ये समझाने का कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि आप 2-2 के पेयर बना लो चार्जेस के, ठीक है, और उनका इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो। आपके पास जितने भी फोर्स आएंगे वो एक तरह से फोर्स वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका आप लोगों को आता है, और उस तरह से आप वेक्टर्स को इजीली जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। वेदर इट इज ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। ट्रायंगल्स लॉ आई थिंक आप सबको याद होगा, क्या था, R इज इक्वल्स टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos phi। अगर हमें A1 और A2 को ऐड करना है, ठीक है, A1 भी वेक्टर है, A2 भी वेक्टर है, ठीक है, cos phi दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है, तो उसके रिजल्ट आएगा R, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, तो स्टार्ट करेंगे इसको। सो लेट अस स्टार्ट विद एन ईजी क्वेश्चन। सो here we have 2 fixed point charges, 8 microcoulomb and plus 2 microcoulomb, and these are separated by a distance of 20 centimeter. Where should a third point charge be placed for it to be in
इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हमारे पास दो चार्ज है, एक 8 का और एक 2 माइक्रोकूलम का, दोनों को हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया है। तो ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, 8 माइक्रोकूलम एंड सेकंड वन इज 2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में जो गैप है वो है 20 सेंटीमीटर। दिस गैप इज 20 सेंटीमीटर। ओके, अब वो ये कह रहा है कि हमें एक थर्ड पॉइंट चार्ज रखना है इन दोनों के बीच में कहीं पर, ठीक है ना, कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, मतलब कि ना ही यहाँ पे फोर्स बढ़े और ना ही कम हो, मतलब जितना फोर्स लग रहा है अभी भी उतना ही लगता रहे। ऐसा ना हो कि थर्ड चार्ज बीच में आने की वजह से ये सारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने जो थर्ड चार्ज है P पॉइंट पर रखा है और थर्ड चार्ज की वैल्यू है कुछ भी Q, ठीक है, और ये जो P पॉइंट है इसका 8 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, P इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्जर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमेशा पॉइंट चार्जेस को पॉजिटिव ही मानेंगे अनलेस इट इज सेट टू यू कि हाँ भैया नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। वैसे नेगेटिव भी रख लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, तो स्टिल यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 8 ये भी पॉजिटिव है, ये 2 ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये 8 वाला जो पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। अब रिपेल करेगा तो फोर्स लगाएगा, किस तरफ फोर्स लगाएगा, देखो ये इस P को किस तरफ धक्का मारेगा, उस तरफ धक्का मारेगा ना, तो ये आ गया फोर्स। मैं इसको मान लेता हूं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा F1। देखो F1 किस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये वाला चार्ज इसको किधर धक्का मारेगा, इस तरफ धक्का मारेगा, तो ये फोर्स लगाएगा इसकी तरफ F2, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे आ गया कि यहाँ पर देखो एक्चुअल में 3 चार्जेस थे, ठीक है। 3 चार्जेस के 2 पेयर बने, एक पेयर ये और एक पेयर ये, ठीक है, और 2 फोर्स आ गए आपके पास, F1 इस तरफ और F2 इस तरफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो 0 आएगा, ठीक है ना। दोनों का वेक्टर सम मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करूं तो यहां पे देखो क्या आएगा, F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने जानबूझ के देखो ऐसे लिखा था तुम्हें समझाने के लिए, अगर तुम भूल गए हो कि वेक्टर में हमें प्लस माइनस का ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। जब हमने ऊपर वेक्टर लगा दिया तो मतलब डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपने आप ही प्लस माइनस एडजस्ट करके काम कर लेगी। पर जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना तो हमें हिसाब से देख के लिखना पड़ता है। देख के कैसे लिखना पड़ता है कि भाई इन दोनों का सम 0 आने वाला है, तो F2 में से F1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, या F1 में से F2 को माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि F2 F1 के बराबर होगा, ठीक है। अब F2 और F1 निकाल लेते हैं और आंसर आ जाएगा। सो F2 देखो क्या आएगा हमारे पास, सो पहले F1 निकालते हैं। F1 क्या आएगा, F1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। व्हाट इज योर Q1, 8 माइक्रोकूलम। व्हाट इज योर Q2, दैट इज Q अपॉन R, R इज व्हाट, x स्क्वायर। दिस इज योर F1। एंड अगर F2 की बात करें तो F2 क्या आएगा, दैट इज अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 माइक्रोकूलम इंटू Q अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस चार्ज, टोटल डिस्टेंस 20x ये हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 माइनस x, सो इट विल बी 20 माइनस x का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं 10⁻⁻6 लिखूंगा, 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कांस्टेंट से कांस्टेंट गया, ठीक है। इधर Q से Q कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 से 8 गया, 4 आ गया, ओके। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, 4/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी टिप दे दूं कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ना 4, अब देखो 4 आपको
यहाँ पे पता चल रहा होगा कि भाई अंडर रूट ले ले तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज ये स्क्वायर है तो अंडर रूट कैंसिल आउट कर देंगे, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। कई बार यहाँ पे ऐसी टर्म होगी जिसका आप अंडर रूट नहीं ले सकते, एग्जैक्ट अंडर रूट नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इन दैट केस भी अंडर रूट ही लेना, ठीक है ना, बिकॉज अगर आप क्वाड्रिक सॉल्व करने जाओगे ना तो द क्वेश्चन की कैलकुलेशन ना लेंथी हो जाएंगी, प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। अंडर रूट कितना भी आ जाए यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट। अंडर रूट 5 आ गया तो वैल्यू निकाल सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है ना, अंडर रूट 6 आ गया तो भी वैल्यू निकल जाएगी, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हमेशा अंडर रूट ही लेना है स्टेप पे, ठीक है। तो टेकिंग अंडर रूट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/x इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस एक्स। अब तो इसको बस सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, 2 × 20 40 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, सो 40/3 इज इक्वल्स टू x। तो x कितना आ गया, 40/3 सेंटीमीटर। ओके, इट मीन्स यहाँ से P जो का जो पॉइंट होगा वो कहाँ होना चाहिए, 40/3 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। तो ये फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड में बहुत आता है तो इसको अच्छे से देखना। So the next question is, consider 3 charges Q1, Q2 and Q3 each are equal to Q at vertices of an equilateral triangle of side L. Find the force on a charge capital Q placed at the centroid of the triangle. Okay, तो let us see कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं और तीनों को हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रख दिया है। So this is Q1, this is Q2 and this is Q3, ठीक है। आपको ये पता करना है कि अगर यहाँ पर हम लोग सेंट्रॉइड पर एक चौथा चार्ज रख दें, ठीक है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है, जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेंट्रॉइड कहते हैं, ये सेंट्रॉइड है। यहाँ पर अगर हम चौथा चार्ज रख दें कैपिटल Q, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं P। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, आपको देखो 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है, और दोनों सेपरेटली फाइंड आउट होंगे, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, फिर डायरेक्शन बनाओ और डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड का रिजल्ट निकाल लो, ठीक है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहला जो मैग्नीट्यूड है हमारा, ठीक है, वो निकालते हैं हम लोग ये वाला, ठीक है। चार्ज नंबर 1 इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इसको मान लेते हैं F1। तो F1 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल के लिखेंगे इसको, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज योर R, AP का स्क्वायर। नाउ F2 इट विल बी इक्वल टू K Q2 कैपिटल Q अपॉन C, फॉर Q2 इट इज BP का स्क्वायर। Okay, and for F3 it will be equal to K Q3 capital Q upon it will be CP, तो CP का स्क्वायर। आई होप ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, हम लोगों ने बड़े आराम से लिख दिया। अब यहाँ पे ना देखो ज्योमेट्री थोड़ी सी यूज होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं ना उनके मीडियंस आपस में 2:1 में कट करते हैं और मीडियंस इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो AP है, BP है और CP है, ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, CP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू AP, ठीक है। मीडियन यहाँ पे 2:1 में कट कर रहे हैं, तो ये भी मीडियन का 2/3 पार्ट है, ये भी मीडियन का 2/3 पार्ट है और ये भी मीडियन का 2/3 पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा मान लो ये मीडियन अगर 3-3 सेंटीमीटर के थे तो ये तो AP BP और CP तो सब क्या है 2-2 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों इक्वल हैं। तो अब अगर इक्वल हैं तो देखो यहाँ ध्यान से कि Q1 Q2 और Q3 भी तो इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है Q1 Q2 Q3 आर इक्वल टू Q, है ना। तो ये क्वेश्चन में गिवन है दैट Q1 Q2 Q3 इज इक्वल्स टू Q। चार्ज भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि F1 F2 F3 भी सेम ही है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दैट F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F3। F1 F2 और F3 क्या आ गए, सेम आ गए, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारे पास K
स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन कोई भी एक साइड ले लीजिए आप, ए पी स्क्वायर, ए पी भी लिख सकते थे, बी पी भी, सी पी भी, या फिर इसको कुछ एल मान के या एक्स मान के ऐसे लिख दो, एल मत मानना, एल क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। अब बनानी पड़ेंगी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बनाते हैं, देखो कैसे बनेगी। ये देखो, ये जो Q1 है और ये Q है, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप ये देखा करो कि जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, ठीक है, उस पॉइंट को दूसरे चार्जेस से किस तरफ धक्का मिल रहा है, किस तरफ फोर्स उसको मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे ये लगेगा कि ये वाला जो Q1 है ना, ये मुझे धक्का मार रहा है, ठीक है, और किस तरफ धक्का मारेगा, ये मुझे रिपेल करेगा, और रिपेल किस तरफ करेगा, इस तरफ, दिस विल बी F1, ठीक है। अब ये वाला चार्ज क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे लगेगा ये वाला चार्ज मुझे किस तरफ पुश कर रहा है, उस तरफ, तो ये किधर आएगा, F2, ठीक है। और ये वाला चार्ज किस तरफ पुश करेगा, इस तरफ, ये एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी, F3, ठीक है। तो ये हमारे पास F1, F2 और F3 की डायरेक्शन बन गई। अब अगर 11th क्लास अच्छे से याद है तो तुम समझ ही गए होगे इन तीनों का रिजल्ट 0 आने वाला है, ठीक है। इक्वल वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, तो आप उनको एडजस्ट करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है ना, और फिर आंसर इनका 0 ही आएगा, तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखा दूंगा, बट बिफोर दैट, अब जिनको नहीं समझ में आया, मेरे को नहीं पता चला यार ट्रायंगल बनेगा क्या बनेगा, उनके लिए मैं बता दूं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिस 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 एंड दिस, ठीक है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है हमेशा, ठीक है। इनके जो अपोजिट एंगल्स है इनका सम होता है 180, तो ये 60 है, ये वाला एंगल होगा 120, वैसे तुम लोगों को सबको पता ही होगा, 9th क्लास में बहुत सारी ज्योमेट्री पढ़ी है, 10th में भी। सो ये 60 है, ये क्या होगा 120, ये 120 एंगल है, और ये दो फोर्सेज है F3 और F2, ठीक है। F3 और F2 दोनों ही हम मान लेते हैं वो बराबर है F के, मान सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों के ऊपर ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं। एंगल 120 है दो वेक्टर्स के बीच में, और दो वेक्टर है, ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, देखो इनका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे मान लेता हूँ F डैश, वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 120 डिग्री अंडर रूट। सो एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री इज -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस एफ स्क्वायर में से माइनस एफ स्क्वायर किया, क्या बचेगा, ओनली एफ स्क्वायर का अंडर रूट लोगे, क्या आ जाएगा f। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, f, ठीक है। अब दोनों ही वेक्टर इक्वल है तो रिजल्ट बिल्कुल बीच में आएगा, इसके लिए अब आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, तो रिजल्ट बिल्कुल बीच में आएगा, ये f डैश और f डैश इज इक्वल टू f, और देखो ये f ऊपर जा रहा है और ये f नीचे आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या आएगा, F माइनस एफ इज इक्वल टू 0। ये तो हमने कैलकुलेशन करके देख लिया, ठीक है ना। अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं भी करते तो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि ये 3 वेक्टर्स हैं इस तरह से, देखो, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर को ना उठा के थोड़ा इधर ले आओ, ये F2 था ना, ये F2 को इधर ला सकते हो, ठीक है। इस वाले वेक्टर को उठा के इधर शिफ्ट कर दो इस तरह से, इसी लाइन के ऊपर, ये आ गया आपका F3, ठीक है, ये F1 था। अब देखो F1 F2 F3 साइकिल बना रहे हैं ना, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, F1 F2 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, और F3 उसके अपोजिट है, कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11th में बहुत किया है, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज़्यादा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने का, वो ये था कि ये 3 वेक्टर्स थे, इनका हमने रिजल्ट निकाला और मैग्नीट्यूड निकाला, एंड देन फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो नोट करो इसको फटाफट। So let us move to our next question, and in this question there are 4 charges, each is equals to minus capital Q, are placed at the 4 corners of a square. A charge of minus Q is at the center. If the system is in equilibrium, find the value of small q. ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और उस स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर 4 चार्जेस रखे, ठीक है। चारों की वैल्यू क्या है, माइनस कैपिटल Q, ठीक है। इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इसको B,
इसको C और इसको D। फिर उन्होंने कहा है कि एक सेंटर पर एक और चार्ज रखा हुआ है विच इज स्मॉल q, तो सेंटर बना लेते हैं यहां पर, एंड यहां सेंटर पर एक चार्ज रखा है विच इज स्मॉल q। ओके, एंड अब उन्होंने ये बोला है कि आप बताइए यहाँ पे ये छोटा वाला जो q है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q आपको ये वैल्यू बतानी है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को पहले बता दूँ, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो स्क्वायर है उसकी साइड है A, ठीक है। तो मैं पहली बार स्क्वायर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है, ठीक है। कैसे आया वो तो सब लोगों को पता है, ए स्क्वायर पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो √2a आ जाएगा हमारे पास डायगोनल, और डायगोनल जो होते हैं वो स्क्वायर के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। और बाइसेक्ट मतलब ये इस पॉइंट पे आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या होगी, √2a/2 विच इज बेसिकली a अपॉन √2, ठीक है ना। तो ये दो चीज याद रखना कि एक तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, आधा डायगोनल होगा a/√2 का, पूरा डायगोनल होगा √2a का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में एक जनरल मिस्टेक होती है। जनरल मिस्टेक क्या होगी कि अगर तुमने सेंटर वाले चार्ज के ऊपर फोर्स निकाले तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसे हो जाएगी, एग्जांपल करके देखते हैं। देखो ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, वो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R। देखो चार्ज दोनों सेम है, ठीक है, R भी सेम है। मान लेते हैं फोर्स आ गया F, फोर्स F किस तरफ आएगा, इस तरफ, क्योंकि देखो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव है, ठीक है। इसको क्या लगेगा कि मेरे को कोई इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ खींच रहा है ना। सेम इसको इस तरफ भी फील होगा, सेम इस तरफ और सेम इस तरफ, F F F एंड F, ठीक है। क्या होगा, आंसर आ गया 0, ठीक है। यहां से तो हम कुछ सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जनरली हम लोग क्या सेंटर की तरफ इक्विलिब्रियम करने के लिए जाते हैं। सेंटर की तरफ हम इक्विलिब्रियम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, तो किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट A है, B है, C है, D है, या फिर ये पॉइंट O मान लेते हैं इसको, ये पॉइंट O है, किसी भी पॉइंट पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब किसी भी पॉइंट पे फोर्स निकाल लो, उसका टोटल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो O पॉइंट पे फोर्स मत निकालना, आंसर तो उसका भी 0 आएगा, पर वहां से आपको कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ए पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालेंगे एंड लेट अस सी कि ए पॉइंट के ऊपर फोर्स क्या आता है। सो हियर आई एम कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन दिस चार्ज ए। इस चार्ज ए के ऊपर फोर्स निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले तो भाई ये जो डी है, ठीक है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और माइनस माइनस को रिपेल करेगा, तो यहाँ एक फोर्स लगेगा इस तरह से, इसको बोलेंगे एफ ऑफ ए डी। ओके, नाउ दिस चार्ज B, ये नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगाएगा, एक फोर्स लगेगा इस तरफ, ये होगा F ऑफ AB, ठीक है। दूसरा ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो फोर्स लगेगा इस तरफ, और ये वाला फोर्स होगा F ऑफ AO, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं हम उन्हीं के बीच में फोर्सेस बना रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स लगेगा F ऑफ AC। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने वेक्टर बन गए, 1 2 3 4, ये 4 वेक्टर यहाँ पर बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, पहले तो इन चारों की वैल्यू निकालनी है और फिर इन चारों का रिजल्ट निकालना है। तो फटाफट वैल्यू निकालते हैं। तो देखो भाई, ये वाला जो फोर्स है, ये डिस्टेंस कितना है, देखो इसका A और B का, A, इधर भी डिस्टेंस कितना है, A और D का, A, चार्ज भी सेम है, तो ये दोनों फोर्स सेम आने वाले हैं। मैं 2 बार नहीं निकालूंगा, यहाँ पे एक ही बार में निकालेंगे। F ऑफ AD इज इक्वल्स टू F ऑफ AB, ठीक है। AD और AB इक्वल है और ये दोनों ही क्या होंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 विच इज बेसिकली कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, A स्क्वायर, ठीक है। और चार्जेस के साइन नहीं लेने, याद रखना, ठीक है। तो मेरे पास AD आ गया और क्या आ गया, AB आ गया, ठीक है। अब देखो तीसरा हम क्या निकालेंगे, F ऑफ दिस AC निकालते हैं। F ऑफ AC क्या आएगा, देखो 1/4πε0 Q1 Q2. What is Q1? Q, and this is also Q, so it is again Q square
अपॉन डिस्टेंस, अभी मैंने क्या बताया, देखो ये पूरा डायगोनल √2a, ठीक है, √2a का स्क्वायर क्या आएगा 2a², ठीक है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे एफ ऑफ ए ओ, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ ए ओ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखो यहाँ पे चार्जेस अलग अलग हैं, इट इज स्मॉल q एंड इट इज कैपिटल Q, सो आई एम राइटिंग हियर स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना था a/√2, ठीक है ना, ये डिस्टेंस था यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं डायग्राम ज़्यादा क्लमजी नहीं कर रहा हूँ, सो जस्ट यू अंडरस्टूड, a/√2, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a², √2 ऊपर चला जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे इट विल बी इंटू 2, ठीक है। तो भाई हमारा पहला काम खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। अब डायरेक्शंस का रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन का रिजल्ट कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये देखो ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स यहाँ पर क्या है 0, क्वेश्चन में गिवन है इक्विलिब्रियम है ना, नेट फोर्स 0 होगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, देखो FAB और FAD, ये FAB और FAD, इन दोनों का रिजल्ट निकालते हैं, दोनों ही F के बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे रिजल्ट निकालने के तुम लोगों ने पहले याद कर रखा है ना, एक बेस हो एक परपेंडिकुलर हो, डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा a² + b² का √, ठीक है। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा f² + f² का √, दैट इज इक्वल्स टू 2f² √2f। यहाँ पे एंगल देखो 90 डिग्री है, cos 90 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ट्रायंगल्स लॉ में, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा √2f, और रिजल्ट किधर आएगा इधर, ये आ गया आपका √2f। इसी लाइन के ऊपर एक और फोर्स है, कौन, AC, देखो डायगोनल के ऊपर ही है, और ये रिजल्ट भी बिल्कुल बीच में आया है, तो यहां पर F ऑफ AC भी है। इसी के पीछे क्या है, इसी के पीछे क्या है F ऑफ AO। तो यहां से अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी कि √2f प्लस F ऑफ AC इज इक्वल्स टू F ऑफ AO। √2f क्या है, ये हमारा F है, ठीक है ना। तो अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2f, f की जगह हम क्या लिखेंगे KQ² a², ठीक है ना। फिर आएगा F ऑफ AC, F ऑफ AC क्या है आपके पास, सी दिस प्लस KQ², again it is small k, kf Q² upon 2a² is equals to F of AO. What is your F of AO? It is 2k small q capital Q upon a². So let us cancel out those common terms. K कॉमन आएगा और इस K से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल Q एंड 1 कैपिटल Q कैंसिल आउट, a² एंड a² कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूँ एंड लेट अस सी, देखिए हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे बचा है √2 इंटू कैपिटल Q प्लस दिस कैपिटल Q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू दिस 2 इंटू स्मॉल q, ठीक है। अगेन कैपिटल Q कॉमन ले लो एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, √2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू Q, इस 2 को भी यहाँ इधर नीचे ले आओ, इट विल बी Q/2, अंदर ले जाना अंदर ले जाओ, एलसीएम ले लो, जो करना है करते रहो, बट दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर आवर आंसर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन there are 3 charges of +4q, q and a small q are placed in a straight line of length L at point 0, L/2 and L respectively. What should be the capital Q in order to make the net force on the small q to be 0? फटाफट करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये, कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और लाइन की जो टोटल लेंथ है वो L है,
ठीक है। इस लाइन के ऊपर 3 चार्जेस रखे गए हैं। सबसे पहले 4Q को रखा है 0 यानी कि स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड देन L/2 यानी कि आधी लाइन जहां पर खत्म होती है वहां पर रखा है हम लोगों ने कैपिटल Q। एंड देन बिल्कुल एंड में हम लोगों ने रखा है स्मॉल q, ठीक है। आपसे कहा गया है कि कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी ये बताइए, सच दैट द नेट फोर्स ऑन द स्मॉल q इज 0, मतलब F के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो इन पॉइंट्स को कुछ मान लेते हैं A, B एंड C। तो फोर्स एट C मस्ट बी इक्वल टू 0, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि फोर्सेस लग कौन कौन से रहे हैं। तो एक फोर्स तो मुझे यहाँ पे श्योरिटी के साथ दिख रहा है, वो है 4Q वाला, ठीक है ना। अब ये चार्ज है Q, ठीक है। अब इसके हिसाब से सोचिए कि 4Q इसको किधर धक्का मारेगा, 4Q इसको किधर धक्का मारेगा, उस तरफ धक्का मारेगा। तो एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, विच आई कैन से दिस इज फोर्स AC, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो फोर्स AC की वैल्यू क्या होगी, फोर्स AC की वैल्यू होगी K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2